नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें भारतीय मृदा के बारे में पढ़ना है। देखिए, भारतीय मृदा के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा मृदा की चर्चा कर लेते हैं। मृदा क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, मृदा जो है शैलों के अपक्षय और अपघटन क्या है, वर्षा और हवाओं के द्वारा मृदा जो शैल चट्टाने हैं उनका अपक्षय और अपरदन होता है और इसमें मृत जीवों के खनिज तत्व जब मिल जाते हैं तो यह मृदा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मृदा का। तो देखिए, इस तरह हमारे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी फिर से हम एक बार इसको समझेंगे कि मृदा क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब शैलों पर यानी चट्टानों पे तेज धूप, तेज वर्षा और तेज हवाएं बहती है ना, तो ये शैलें आपस में टूटती हैं, इनका अपक्षय होता है और अपघटन होता है, यानी ये टूटती हैं। इनसे टूट करके जब उस स्थान पर जीव यानी पेड़ पौधों से नमी प्राप्त करके और इन जीवों से उसमें खनिज तत्व मिल जाते हैं, तो इसी से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये था हमारा मृदा। मृदा का मैंने मृदा क्या होती है मैंने बता दिया। अब देखिए, मृदा के संगठन। अभी हमने मृदा बताया ना, मृदा में सेल होते हैं, सेल का उसमें जल होता है, उसमें वायु होता है, उसमें खनिज पदार्थ होते हैं। तो मृदा में कौन कौन से तत्व, इसका संगठन क्या है? देखिए, ऐसा यहाँ से मैंने लिखा है। पहला है खनिज पदार्थ। क्या है? खनिज पदार्थ। मृदा में खनिज पदार्थ 40 से 45% पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 40 से 45%। ह्यूमस। देखिए, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो है ना, यह जब पेड़ पौधे के द्वारा गिरे हुए पत्तियों, छाल या मृत जीवों जिनके जब अपघटन हो जाता है, इससे ही ह्यूमस क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी मात्रा है 5 से 10% है। जल की मात्रा 25%, वायु की मात्रा 25%, और जो जीव होते हैं ना, कवक और जीवाक, क्या है? कवक, और इनकी मात्रा 10% में पाई जाती है। इस तरह से ये क्या है? मृदा के संगठन है। क्या है? मृदा के संगठन। ठीक है, ये हो गया हमारा मृदा के संगठन। अब मृदा प्रच्छेदिका। अब मृदा प्रच्छेदिका का मतलब यह है, मृदा के कई संस्तरों में बांटा गया है। क्या है? मृदा के संस्तरों में बांटा गया है। इन संस्तरों से हम देखते हैं क्या है। पहला मेरा जीरो संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर। तो जीरो संस्तर होता है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ की ऊपरी परत है ना, उसको हम जीरो संस्तर कहते हैं। यह जीरो संस्तर पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ए संस्तर आता है। ए संस्तर में मृदा के जो मोटे कण होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और बी संस्तर में इससे ज्यादा बड़े कण। कौन से? इससे ज्यादा बड़े कण बी संस्तर में पाए जाते हैं। और सी संस्तर में आपको ऋतु क्षरित, जो ऋतु क्षरित का मतलब होता है मौसमों के द्वारा जो क्षरित होते हैं, वैसे पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? मृदा प्रच्छेदिका। क्या है? मृदा प्रच्छेदिका। अब देखिए, ये हमारा हो गया मृदा प्रच्छेदिका। देखिए, हम मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मृदा के प्रकार। ठीक है, देखिए, मृदा के प्रकार में ICMR। क्या है? ICAR माने इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, माने इसके बोलते हैं। देखिए, ICAR है, ICAR का इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। यह संस्था है, भारत की क्या है? एक संस्था है। इसी के द्वारा भारत को 8 मिट्टियों में बांटा गया। देखिए, दिख रहा है ना, भारत को 8 मिट्टियों में बांटा गया। कौन कौन से है? पहली है पर्वतीय मिट्टी, दूसरी है जलोढ़ मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी, चौथी है लाल मिट्टी, पांचवी है लेटराइट। देख रहे हैं, लेटराइट यहाँ और यहाँ लेटराइट मिट्टी होगी। पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी होगी। अब देखिए, पीट मिट्टी होगी और हमारे क्षारीय मिट्टी होगी। इस तरह से हम 8 मिट्टियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? 8 मिट्टियों का हम अध्ययन करते हैं। आइए हम पहला पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी, देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, इसका मैं बताता हूँ। देखिए,
यह जो जलोढ़ मिट्टी है भारत में सबसे ज्यादा स्थानों पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा स्थानों पर पाई जाती है। देखिए इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे है? हमें देखा है कि देखिए जहां ये मिट्टी देख रही है ना, ये जहां मिट्टी है कहीं ना कहीं नदियों का क्षेत्र होता है। देखिए आप अगर आप हमने मैप जो पीछे पढ़ाया है उसमें देखेंगे, उस मैप में इन नदियों के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो अगर जो इस एरिया में आप देखें बहुत सारी इस एरिया में नदियां बहती हैं, यानी नदियों के द्वारा पर्वत और पठारों को काट कर लाए गए निक्षेपों के द्वारा बने हुए मैदान, उनके द्वारा बने हुए क्षेत्र को, मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल ओढ़ माने जो जल के द्वारा ओढ़ाया गया मिट्टी को, उसी को हम जलोढ़ मिट्टी, शब्द से भी क्लियर है, जल प्लस ओढ़ माने जल के द्वारा ऊपर मिट्टी ओढ़ा दिया गया, मतलब उसको ऊपर बिछा दिया गया है, उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। देखिए इस जलोढ़ मिट्टी का 43% पूरे भारत में हिस्सा है। कितना है? पूरे मिट्टियों में इसका 43% हिस्सा है। ठीक है। अब देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? यह कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए यह जलोढ़ मिट्टी, देखिए देख रहे हैं कहा उत्तर भारत मैदान, पूर्वोत्तर में, कुछ दक्षिण, ये जो दक्षिण पश्चिम है ये गुजरात, यहाँ पाई जाती है। ये हमारा हो गया पूरा ये। अब देखिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इस जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटेशियम की अधिकता होती है। क्या होती है? चूना, पोटेशियम अधिकता। देखिए इसके बाद जानने से पहले एक बात जान जाइए, भारत के मिट्टियों में भारत की जितनी सारी मिट्टियां हुई उसमें तीन चीज, फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। कौन है? फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। ये भारत के 8 मिट्टियों में तीन पदार्थों की कमी पाई जाती है। फिर से नोट कर लीजिए इसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी मात्रा हर जगह क्या होगी? कम पाई जाएगी भारत की मिट्टियों में। क्लियर? तो अब उसी तरह जब ये हमारा जलोढ़ मिट्टी, यहाँ भी तीन कमी पाई जाएगी। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। क्रम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका ये हमारा जलोढ़ मिट्टी हो गई। अब देखिए इसमें दो क्षेत्र हम पढ़ते हैं, खादर और बांगर। जब मैं नदियों का प्रवाह क्षेत्र बता रहा था तो उस प्रवाह क्षेत्र में खादर और मैंने बांगर की चर्चा किया था। एक बार आप फिर देख लीजिए खादर और बांगर क्या होता है। देखिए जैसे नदी प्रवाह, ये जैसे है, ये पहाड़ों से निकल करके, क्या है? पहाड़ों से निकल करके जैसे कोई नदी आ रही है, नदी होगी। देखिए जो नदी का हम दो समस्तरों में डिवाइड कर देते हैं, दो समस्तरों में डिवाइड कर, देखिए इधर भी और इधर भी। देखिए नदी का है, नदी की जब नदी में बाढ़ आने पर इसका फैलाव यहाँ तक हो जाता है। मान लिया हमने क्या मान लिया, यहाँ तक हो जाता है। नदी बह रही है, बाढ़ आने पर माने बरसात के दिनों में इसका फैलाव यहाँ तक हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है बाढ़ के दिनों में यानी बरसात के दिनों में जहां तक नदी का पानी पहुंच जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? खादर कहते हैं। खादर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यह बहुत ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ किस लिए होती है? क्योंकि जब मिट्टियां आती हैं, जब बाढ़ आता है तो अब बाढ़ आने से जल अपने साथ बहुत सारी नई मिट्टियों को लाता है। क्या आता है? नई मिट्टियों को लाता है, जिसमें इनमें फर्टिलाइजेशन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये ला करके उस मैदानी क्षेत्र में बिछा देता है, जिससे यह क्या है? बहुत ही खादर, बहुत फर्टिलिटी हो जाती है, इसीलिए इसे खादर क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम इससे आगे इधर भी बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, इस क्षेत्र में भारत कभी भी माने नदियों का पानी कभी भी पहुंच नहीं पाता है। यहाँ नदियों का पानी न पहुंचने के कारण से यह क्षेत्र बहुत ही पुराना हो जाता है। क्या होता है? बहुत ही पुराना, यहाँ की मिट्टियां बहुत पुरानी हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ की जो मिट्टियों की फर्टिलिटी होती है, उत्पादकता होती है, कम होती है। ऐसे ही क्षेत्र को बांगर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र। ठीक है, यह इस तरह क्या थे हमारा, ये हमारी हो गया कि कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें किसकी? चूना और पोटेशियम का अधिकता, ये मैंने बता ही दिया। अब आई लाल मिट्टी, दूसरी हमारी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। देख रहे हैं ना, ये जो लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा हिस्से में पाई जाती है। कितनी? दूसरी सबसे ज्यादा ऐसी चीजें मिट्टी है भारत में जो दूसरे जलोढ़ मिट्टी के बाद से दूसरा स्थान पड़ता है लाल मिट्टी का, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए इससे कुछ फैक्ट है, इसको लिख लीजिए। इसकी जो प्रतिशतता है 18% है। कितनी है? इसकी परसेंट में 18% पूरे भारत में पाई जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? आप देख सकते हैं पूरे दक्षिण भारत में। क्या? ये पूरे दक्षिण भारत में पाई जाती है, पश्चिमी घाट के कुछ भागों को छोड़कर। इधर आप देख रहे नहीं, हम आपको मालवा पठार, इधर पूरा, ये पूरा दक्षिण भारत की क्या है जिसमें क्या 18% इसका हिस्सा है। क्लियर हो गया? अब देखिए लाल मिट्टी क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इसका रंग ही लाल होता है, इसलिए लाल और पीली मिट्टी क्या बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी दोनों बोलते हैं। हम ये समझेंगे लाल और पीली मिट्टी क्यों बोलते हैं। देखिए जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी में ना आयरन ऑक्साइड क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण से ये क्या होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है ना, इसका जो निर्माण होता है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। किसके, जो सब जो हमने जब चट्टान और चक्र नहीं पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा जो सबसे पुरानी चट्टान है कौन सी, हमारे आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उस चट्टान के अपक्षय के कारण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए हम इसे लाल मिट्टी बोलते हैं, पहली बात। अब देखिए पीली मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्या है, पीली मिट्टी से जो जलयोजित, कौन सा, जलयोजित आयरन ऑक्साइड के कारण। देखिए जब देखिए आप देखेंगे अक्सर अगर आपके घर में अगर ऐसा कोई रॉड वगैरह होगा लोहे का, उस रॉड को आप थोड़ा सा बाहर छोड़ दें, थोड़ा जहां नमी हो या थोड़ा जहां ओस वगैरह पड़ रहा हो, तो आप सुबह देखेंगे उसमें पीले पीले रंग का वो जिसका मूर्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्छा बोलते हैं, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जल योजित जब इसमें नमी मिल जाती है, इस आयरन ऑक्साइड में थोड़ा जब नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या, यानी उसमें जल मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ये पीली हो जाती है, क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पीली मिट्टी भी बोलते हैं। यह आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे लाल मिट्टी क्यों बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण। पीली मिट्टी क्यों बोलते हैं, जल योजित आयरन ऑक्साइड के कारण। किसने, जल योजित आयरन ऑक्साइड के कारण से हम पीली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे लाल मिट्टी के बारे में ये बात हमारी हो गई। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका सबसे ज्यादा इसे तमिलनाडु में। अब आइए लाल मिट्टी के बाद से काली मिट्टी क्या है, यह भारत में तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है जिसकी 15%, कितना, ये 15% पूरे भारत में पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट, 15%। अब देखिए इस काली मिट्टी के नाम, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये नाम, काली मिट्टी कौन कौन से है, रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी, करेर मिट्टी, उत्तर भारत में इसको करेर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कौन, ये बातें क्यों कही जाती है, इनका नाम, इस सारे नामों को डिटेल चर्चा करेंगे। और एक बात ये, इसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इसे हम क्या बोलते हैं, चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरनोजम मिट्टी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए इसे काली मिट्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी का डेवलपमेंट है ना, ये जो काली मिट्टी का विकास है यह लावा मिट्टी से बनी, लावा से, ज्वालामुखी लावा के उद्गार से, जो जो ज्वालामुखी पर्वत पठार होते हैं इनके उद्गार से, उनका जो जो उस पर्वत और पठार का अपक्षय हो जाता है, इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, सब काली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कपासी जो मिट्टी है इसमें इस मिट्टी में कपास की अधिकता होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी बोलते हैं। लावा मिट्टी बताया, ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे बनता है। ठीक है, ये होगा हमका लावा। अब देखिए इसको हम बोलते हैं स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी बोलते हैं। क्या है, स्वतः जुताई वाली, जैसे स्वतः कृषि वाली मिट्टी, स्वतः कृषि वाली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतः कृषि वाली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या, कृषि वाली मिट्टी। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं, देखिए ये है ना बाबू, जैसे कि ये सबसे ज्यादा पानी का अवशोषित करती है। क्या करती है, आप अगर आप किसी करेल एरिया में जाएंगे देखेंगे क्या, यह सबसे ज्यादा पानी, अगर एक बार बरसात हो जाए तो उस एरिया में आपका चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी अवशोषित करती है। अब पानी अवशोषित के कारण जब यह धूप होता है तो ये मिट्टी फट जाती है। क्या होती है, ये मिट्टी फट जाती है। फटने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इन्हीं दरारों पड़ने के कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं। देखिए अब इसका सबसे ज्यादा विकास आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र, देख रहे हैं ना, किसके जैसा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। ठीक है, और आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, मालवा पठार पर इसका आपको पूरा विस्तार मिलेगा। देख रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए यह एक शुष्क क्षेत्र होता है। क्या होता है, यह शुष्क क्षेत्र होता है। इसी शुष्क क्षेत्र के कारण यहाँ पर कपास का विकास ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा अब ये कंप्लीट हो गया काली मिट्टी। क्या, आगे हम पढ़ते हैं बाबू लेटेराइट मिट्टी। क्या, देखिए लेटेराइट मिट्टी, ये है लेटेराइट, पश्चिमी घाट में देख रहे हैं ना, ये है लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी से दो बातें हैं।
पहले बात लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए हमारे दो जगह बताया, एक पश्चिमी घाट हो गया, एक शिलोंग पठार हो गया। क्या है, शिलोंग पठार हो गया। यहाँ एक आपका यहाँ पे है, यहाँ शिलोंग पठार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे दो जगहों पर पश्चिमी घाट और शिलोंग पठार के अंतर्गत आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए लेटराइट मिट्टी के यहाँ होने के लिए दो कंडीशन जरूरत है। क्या है, दो कंडीशन होने चाहिए। कौन कौन से, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, क्या होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और तेज धूप। क्या होती है, तेज धूप। दो बातें नोट कर लीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अत्यधिक गर्मी होती है। क्या होती है, अत्यधिक गर्मी के कारण से उपयोग में मतलब आपका विकास होता है इसका। ठीक है, अब इसका विकास कहाँ का होता है, देखो ये थोड़ा सा उड़ीसा तट है, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है इसको, ये उड़ीसा तट है, पश्चिमी घाट, ये उड़ीसा तट और इसका शिलोंग पठार, 3 जगह भारत में इसका विकास हुआ है। देखिए अब इस लेटराइट मिट्टी केरल में देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये भारत में सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी कहा, केरल। देखिए राज्य क्या है, केरल है, सबसे ज्यादा केरल में। केरल के बाद आपको कहाँ पाया जाता है, केरल के बाद आपको थोड़ा बहुत महाराष्ट्र पाया जाता है। बात कभी क्लियर। अब देखिए भारत में लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है, हम क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में, क्षेत्र, देखो हम तो इसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने पढ़ाया है इसको सह्याद्री क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ झारखंड, यहाँ ये झारखंड के यहाँ कुछ राजमार्ग पहाड़ियां वहां पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर। और ये मिकी रेंगमा, ये पहाड़ियां में बताया, जो पहाड़ियां बताई मिकी रेंगमा पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लेटराइट मिट्टी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यह जो लेटराइट मिट्टी है, ये भारत की चौथे सबसे बड़ी मिट्टी का भाग है। कौन से भाग है, लेटराइट मिट्टी भारत की सबसे चौथे बड़ी। मैंने पढ़ा आपको, पहले पे ये था जलोढ़, दूसरे पे लाल मिट्टी, तीसरे पे काली मिट्टी, चौथे पे लेटराइट मिट्टी। क्लियर होगी बात, ये थी आपकी लेटराइट मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये जो लेटराइट मिट्टी है ना, इसमें लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और लोहे के ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका भी रंग किसके कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण ही रंग होता है। एक एक बात समझिए आप, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण और विभिन्न सूखने के कारण से इन क्षेत्रों का क्या हो, एक विकास हुआ है। किसका हुआ, विकास हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा एक अपना डेवलपमेंट इसका हुआ है। क्लियर हो गया। अब आइए पर्वतीय मिट्टी, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा पर्वतीय मिट्टी। देखिए पर्वतीय मिट्टी बेसिकली हम देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, देख रहे नहीं है आपके, यहाँ से लेकर के कुछ हिस्सों में ऐसे पाई जाती है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा पर्वत है। पर्वत क्या है, अधिक ऊंचे ऊंचे होते हैं। क्या, तो अधिक ऊंचाई के कारण पर्वतों पे पूरे साल भर वर्षा क्या होती है, ढकी होती, मैंने वो बर्फ से ढकी होती है। बर्फ से ढकी होने के कारण यहाँ पे पूर्ण रूप से वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जो वनस्पतियां, अब एक बात और जानिए यहाँ पे, यह हो नहीं पाता, और जो वनस्पतियों का विकास होता है उनका वो क्या होती है, बर्फ के कारण दबकर सड़कर वहीं पे क्या होते हैं, मिल जाती हैं। क्या होती है, बर्फ के कारण दबकर सड़कर वहीं पे ये मिल जाती हैं। अब इनके मिलने से क्या है, इन पर्वतीय मिट्टियों के मिलने से इन मिट्टियों में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। और इस मिट्टियों का जो गुण होता है अम्लीयता प्रकार की मिट्टियां होती है। कौन सी है, अभी हम चर्चा करेंगे, अम्लीय मिट्टी क्या है, क्षारीय मिट्टी क्या है, इस तरह से चर्चा करेंगे। तो इसकी मात्रा क्या, अम्लीयता इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, किसमें, पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे देखिए मैंने बिंदु बिंदु लगाया ना, ये है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी आप सब जानते हैं, मरुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो इसका विकास कहाँ हुआ होगा, राजस्थान में। कहाँ हुआ होगा, इसका विकास राजस्थान में हुआ होगा। और यह क्या, शुष्क क्षेत्र प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों का आपका राजस्थान, थोड़ा गुजरात का आपका भाग ले लीजिए, ये इधर थोड़ा एमपी का भाग ले लीजिए। इस तरह करके आपका यहाँ पर आपका किसका हुआ है, मरुस्थलीय मिट्टी का आपका विकास हुआ है। अभी देखो मरुस्थलीय मिट्टी बेसिकली मोटे अनाज के लिए, किसके लिए, मोटे अनाज के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होगी मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखिए पीट और दलदली मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी भारत में दो मुख्य जगह है। एक गुजरात का ये एरिया हो गया जो कच्छ हो गया, यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। और भारत का जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे नहीं, सुंदरवन के डेल्टा में दलदलीय मिट्टियों का विकास हुआ है। ठीक है,
इस तरह से दलदली मिट्टी होगा। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे पीट या दलदली मिट्टी के लिए कुछ तमिलनाडु में भी, कुछ यहाँ तमिलनाडु में के हिस्से में, ये तमिलनाडु के हिस्से में पाया जाता है, कुछ यहाँ का आपको केरल में मिलेगा, ठीक है ना। इन सब मिट्टी की क्या होती है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, ये बात ठीक है। अब इसमें भी, इस दलदली मिट्टी में भी सबसे ज्यादा किसकी ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, किसकी ज्यादा पाई जाती है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। अब देखिए लवणीय या क्षारीय मिट्टी, ये क्या होता है, जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी ना, लवणीय और क्षारीय मिट्टी का विकास पृथ्वी जो हमारा वो भूगर्भ भूजल है, जो हमारा भूजल है, भूजल के अत्यधिक सिंचाई के कारण से ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। यानी जब भूजल से हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं, इससे हमारा क्षारीय और अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और यह मिट्टी बेसिकली बरसीम, धान और गन्ना, किसके लिए, बरसीम, धान और गन्ना। अब देखिए पूछेंगे बरसीम क्या होता है, तो बरसीम एक प्रकार की घास है जो गाय के चारे के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 8 मिट्टियों के अध्ययन किया, ठीक है, और जाना कौन सी मिट्टी किस उपयोग में आती है। अब आइए देखिए, अब हम डालेंगे अम्लीय मिट्टी क्या है, क्षारीय मिट्टी क्या है, ठीक है ना। देखिए जब मिट्टी में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्या होते हैं, जब मिट्टी में हाइड्रोजन आयन मिल जाते हैं तो इनका गुण अम्लीय हो जाता है। क्या होता है, देखिए जब हम पीएच मान पढ़ते हैं ना, क्या होता है, पीएच मान पढ़ते हैं, देखो जो पीएच मान में जो जिनकी वैल्यू 7 होती है, क्या होती है, जिनकी वैल्यू 7, उनको न्यूट्रल माना जाता है। क्या न्यूट्रल माना जाता है। और जिनकी 7 से कम होती है, क्या होती है, 7 से कम होती है ना, उनको हम अम्ल मानते हैं, यानी एसिड मानते हैं, यानी अम्ल मानते हैं। क्या मानते हैं, अम्ल मानते हैं। इसको ये क्या, इसको क्षार मानते हैं, यानी बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, क्षार यानी बेस, ठीक है। और जिनकी मात्रा 7 से अधिक होती है वो बेस होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो उसी तरह इसमें हाइड्रोजन आयन मिलने के कारण ये क्या होता है, इसकी जो मात्रा होती है ना, इसकी पीएच वैल्यू होता है 7 से कम होने के कारण इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। काम क्या पाए जाते हैं, अम्लीय गुण पाए जाते हैं। अब देखिए अम्लीय गुण को सुधारने का, जैसे मान लो किसी कोई मिट्टी में अम्लीय गुण आ गया तो उसको हम सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब मिट्टी में अम्लीय गुण आता है तो उसमें हम चूने का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उस मिट्टी में जब हम चूने का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या होती है, अम्लीयता खत्म हो जाती है और वह अन्न उत्पादन में बहुत ही सहायक होती है, ठीक है। अब देखिए जो अम्लीय मिट्टी है सबसे ज्यादा भारत में गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत के एक राज्य गुजरात है, उस गुजरात क्षेत्र में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब आइए देखिए हम क्षारीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्षारीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब क्षारीय मिट्टी क्या है, क्षारीय मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम, क्या है, क्षारीय मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके कारण से क्षारीय हो जाती है, जो कि यहाँ भी क्षारीय होने से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और ये अनुपजाऊ हो जाती है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। जहां अम्लीय मिट्टी में 7 से कम होती है वहीं क्षारीय मिट्टी में 7 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो सबसे ज्यादा विकास है अपना उत्तर प्रदेश, किसमें, अपना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर जो कृषि की सिंचाई होती है ना, कृषि की सिंचाई जल नलकूपों से होती है, यानी भूजल से होती है। इसके कारण यह सबसे ज्यादा क्षारीय मिट्टी का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इस क्षारीयता को समाप्त करने के लिए इन मिट्टियों में हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए भारत में ये बात हो गई। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, बस हम इतना आप अपने कॉपी में बस नोट करिएगा। इस ये बहुत डिटेल्स पूछता तो नहीं है, लेकिन बस एक पॉइंट ये है, इसको नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर मिट्टियों को 11, हम यहाँ 8 टाइप में पढ़ रहे थे ना, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे 11 टाइप में मिट्टियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक और है, देखो भारत में सबसे ज्यादा बंजर क्या है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। 2 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट पूछता है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर क्षेत्र कहाँ है, तो भारत में सबसे ज्यादा बंजर क्षेत्र राजस्थान में। लेकिन प्रतिशतता के आधार पर, ये तो एरिया के आधार पर हो गया, लेकिन बाबू प्रतिशतता के आधार पर कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमने मैप के थ्रू पूरे मृदा के संगठन, उसके बाद मृदा प्रच्छेदिका, मृदा के प्रकार, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, ये हमने सारा डिटेल्स चर्चा किया। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल से हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा के बाद वनस्पतियां, क्योंकि मृदा से ही वनस्पतियों का रिलेशन है, तो हम कल से पढ़ेंगे वनस्पतियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए शेयर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ, जितना आप शेयर करेंगे तो आप ही के भाई बंधु ऐसे बंधु हैं जो कहीं ऐसे जगहों पर नहीं दूर जाकर के क्लास कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, और उनको भी कुछ बनने का जुनून हो, जज्बा हो। तो ऐसे मेरे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि उस विद्यार्थी तक ये हमारा वीडियो पहुँचे जो हमारे वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ जीवन में करने के लिए सोचे, वो भी पढ़े। और आपका ही भाई हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। इसलिए आपसे एक बहुत निवेदन है, आग्रह है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।